फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम पार्ट नंबर 8 क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का लेसन नंबर जो 7 है, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो चैप्टर है वह वाष्पोत्सर्जन का है। पिछले वीडियो में हमने वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा, इसके प्रकार, रंध्रों की उपस्थिति के आधार पर पत्तियों के प्रकार इत्यादि के बारे में अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम सबसे पहले मेन टॉपिक है और रंध्रों की क्रियाविधि का लेते हैं। रंध्रों की क्रियाविधि। पिछले वीडियो में मैंने बताया था रंध्र क्या होता है। पत्तियों की ऊपरी और जो निचले जो बाह्य त्वचाएं हैं उनमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र की संरचना मैंने बताया कि रंध्र की संरचना में द्वार कोशिकाएं, रंध्रीय उपकरण और सहायक कोशिकाएं होती हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय उपकरण बनाती हैं। द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायता प्रदान करती हैं। तो आज हमारा टॉपिक है रंध्रों की क्रियाविधि। तो रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को, रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। अब इस रंध्र गति से संबंधित अनेक परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई हैं। रंध्र गति से संबंधित परिकल्पनाएं। रंध्रों के खुलने व बंद होने की प्रक्रिया को रंध्र गति कहते हैं। रंध्र गति संबंधित अलग अलग परिकल्पनाएं हैं, जिनमें पहली है मांड शर्करा परिकल्पना। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस का प्रतिपादन जेडी सारे ने किया था। इसका प्रतिपादन जेडी सारे ने किया था। बोर्ड की दृष्टि से यहाँ एक छोटा प्रश्न 1 नंबर का है। रंध्र गति से संबंधित मांड शर्करा परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेडी सारे ने। रंध्र गति से संबंधित मांड शर्करा परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? जेडी सारे ने। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। नंबर 2, स्टीवार्ड परिकल्पना। रंध्र गति से संबंधित दूसरी जो परिकल्पना है वह स्टीवार्ड परिकल्पना है। स्टीवार्ड ने जेडी सारे की जो परिकल्पना है उसको केवल आगे बढ़ाया था। नंबर 3, सक्रिय पोटेशियम आयन
यानी के पॉजिटिव सिद्धांत। रंध्र गति से संबंधित जितनी परिकल्पनाएं हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट यही परिकल्पना है सक्रिय पोटेशियम आयन यानी के पॉजिटिव सिद्धांत। तो यह पहला तो एक नंबर का छोटा प्रश्न। रंध्र गति से संबंधित सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो। सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत का प्रतिपादन जापानी वैज्ञानिक इमामुरा व फ्यूजिनो ने किया था, लेकिन इसका जो रूपांतरण है वह लेविट ने किया था। इसका रूपांतरण लेविट ने किया था। आगे सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत को हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, रंध्रों के खुलने व बंद होने से संबंधित जो कोशिका हो द्वार कोशिका है। द्वार कोशिका का अन्य नाम रक्षक कोशिका भी होता है। रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स। तो यहाँ हम रंध्र गति से संबंधित सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें दिन में यानी सक्रिय पोटेशियम आयन सिद्धांत के अनुसार दिन में द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण। आगे मेलिक अम्ल का वियोजन होता है। मेलिक अम्ल का वियोजन यानी कि मेलिक अम्ल टूटता है। किसमें टूटता है? मेलेट प्लस एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयन में। द्वार कोशिकाओं में दिन के समय मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये मेलिक अम्ल आगे वियोजित होता है, इसे मेलेट और हाइड्रोजन आयन बनते हैं। आगे सहायक कोशिकाओं से के पॉजिटिव आयनों का सहायक कोशिकाओं से के पॉजिटिव आयनों का सक्रिय सहवन के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश व एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयनों का बाहर निकल के पॉजिटिव आयन सक्रिय सेवन के द्वारा द्वार कोशिकाओं या रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं, जबकि एच पॉजिटिव आयन है वो द्वार कोशिकाओं से बाहर निकलते हैं। आगे तो इससे पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है। पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है। आगे द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में द्वार कोशिकाओं की परासरण सांद्रता में वृद्धि होती है। कब? जब पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है ना, तब। आगे अंतःपरासरण क्रिया होती है। अंतःपरासरण द्वारा द्वार कोशिकाओं का स्फीत होना
अंतःप्राशन के द्वारा द्वार कोशिकाएं हैं स्फीत यानी टर्गिट फूल जाती है और अंदर खुल जाते हैं। रंध्रों का खुलना। तो सक्रिय के पॉजिटिव सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले दिन के समय द्वार कोशिकाओं में मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। ये जो मेलिक अम्ल है आगे वियोजित होता है, टूटता है, जिससे मेलेट तथा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयनों का निर्माण होता है। ये आगे सहायक कोशिकाओं से के पॉजिटिव आयनों का सक्रिय सेवन के द्वारा रक्षक कोशिकाओं में प्रवेश होता है। ये के पॉजिटिव आयन ना, ये रक्षक द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करता है और H पॉजिटिव जो आयन है वो बाहर निकलता है। इससे जब के पॉजिटिव आयन द्वार कोशिकाओं में प्रवेश करेगा तो पोटेशियम मेलेट का निर्माण होता है। आगे द्वार कोशिकाओं की परासन सांद्रता में वृद्धि होती है, अंतःप्राशन क्रिया होती है और इससे द्वार कोशिकाएं स्फीत होती हैं, फूल जाती हैं और अंदर खुल जाती हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि द्वार कोशिकाएं रंध्रों के खुलने और बंद होने में सहायता प्रदान करती हैं। ये तो है कंडीशन दिन में। अब है इसके विपरीत रात्रि में। रात्रि में देखिए लगभग जो पौधे हैं वे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं रात्रि के समय। तो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो CO2 की जो मात्रा है उसमें वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण बंद, प्रकाश संश्लेषण बंद तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है और CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। CO2 की जो उपस्थिति है, CO2 की उपस्थिति से ABA यानी एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल ये एक प्लांट हार्मोन होता है। CO2 की उपस्थिति से जो ABA है एब्सिसिक एसिड है वह एक्टिव होता है का सक्रिय होना। इस एब्सिसिक अम्ल को तनाव हार्मोन के नाम से रहता है। पादपों में तनाव हार्मोन किस हार्मोन का रहता है, किसे कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल को कहा जाता है। रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि होगी। ये CO2 की जो उपस्थिति है वह पौधों में जो तनाव हार्मोन है यानी एब्सिसिक जो अम्ल होता है CO2 की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। अब आगे द्वार कोशिकाओं से के पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन का बहिर्गमन यानी कि द्वार कोशिकाओं से जो सक्रिय जो पोटेशियम आयन है या तो के पॉजिटिव आयन है वह बहिर्गमन यानी बाहर निकल जाता है। अब इसमें उल्टा होगा, जो दिन वाली कंडीशन थी ना वहाँ पर प्राशन सांद्रता में वृद्धि हो रही थी और यहाँ रात्रि वाले में यहाँ प्राशन सांद्रता में कमी होगी। प्राशन सांद्रता में कमी, वहाँ अंतःप्राशन हो रहा था और यहाँ पर होगा बहिर्प्राशन। अंतःप्राशन में तो कोई पदार्थ वो अंदर की तरफ आ रहा है और यहाँ बहिर्प्राशन में बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तो वो पदार्थ उससे सिकुड़ जाएगा। बहिर्प्राशन, प्राशन दो प्रकार का होता है, अंतःप्राशन और बहिर्प्राशन। द्वार कोशिका यहाँ सलत हो जाएंगी, सलत फ्लैसिड यानी सिकुड़ जाती है। द्वार
कोशिकाओं का सलत होना, सलत मतलब शिफ्ट होना, फ्लेसिड, और वहां दिन वाले में हो रहा था द्वार कोशिकाओं का स्फीत होना, वहां स्फीत का अर्थ होता है खोलना और सलत का अर्थ होता है बंद होना। तो जब द्वार कोशिकाएं स्फीत अवस्था में होती हैं तब तो रंध्र खुलते हैं, और जब द्वार कोशिकाएं सलत अवस्था में होती हैं तो रंध्रे बंद हो जाते हैं। यहाँ पर रंध्रों का बंद होना। इस प्रकार से सक्रिय के पॉजिटिव सिद्धांत के अनुसार दिन के समय और रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड की दृष्टि से। पौधों में या यूं कह सकते हैं हम रंध्र गति की क्रियाविधि से संबंधित सक्रिय के पॉजिटिव आयन सिद्धांत को समझाइए। आगे हम बात करते हैं बिंदु स्राव के बारे में। बिंदु स्राव, गट्टेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। देखिए मेरे हाथ में एक पत्ती है, पत्ती में ये जो मैं स्पर्श करवा रहा हूं ये बात किनारे है, उपांत मार्जिन, ये किनारे। तो जो बिंदु स्राव की क्रिया है क्या होती है, तो पत्तियों के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना बिंदु स्राव कहलाता है। देखिए ये पत्ती है, ये इसके किनारे हैं, ये किनारे हैं। इन किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाएगा, बिंदु स्राव। बिंदु स्राव की क्रिया प्रमुख रूप से सुबह के समय आसानी से देखी जा सकती है। जैसे आलू, अरबी, ब्रायोफिलम, इसको हम पत्थर चट्टा भी कहते हैं। तो इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों के जो किनारे होते हैं वहां पर हम सुबह के समय जल की छोटी छोटी बूंदें आसानी से देख सकते हैं। तो ये इन पौधों की जो पत्तियां हैं उनके जो किनारे हैं वहां पर जल की जो छोटी छोटी बूंदें हैं उनका आने का कारण क्या है, बिंदु स्राव की क्रिया। किस क्रिया कारण, बिंदु स्राव की क्रिया कारण। बिंदु स्राव मूल दाब के कारण होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिंदु स्राव का कारण मूल दाब होता है। थैंक यू।